अब जो भी बातें हम लोग करेंगे सारा कुछ क्या होने वाला है, रिकॉर्ड होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप क्या लेना है, देखो आज हम लोग जो भी पाइथन में प्रोजेक्ट करेंगे वो सारा प्रोजेक्ट आइडियली में ना लिख करके हम कहाँ लिखने जा रहे हैं, VS कोड में लिखने जा रहे हैं। कहाँ लिखने जा रहे हैं, देखो हम लोगों को पता है कि हम अपना प्रोग्राम कहाँ लिख सकते हैं, किसी टेक्स्ट एडिटर में या किसी IDE में, इतना तो पता ना। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड या तो हम किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे या किसी IDE में लिखते हैं। तो आइडियली भी क्या था, IDE ही तो था, लेकिन VS कोड भी क्या है, एक IDE ही है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अभी तक हमने आइडियली में पाइथन का कोड तो लिखना सीख लिया, अगर मुझे VS कोड में लिखना है पाइथन का कोड तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए पहला स्टेप आपको लेना चाहिए कि एक फोल्डर बनाइए। आप क्या बनाइए, एक फोल्डर बनाइए, और आपको आता भी होगा फोल्डर बनाना, चाहे वो शॉर्टकट से या फिर राइट क्लिक करके। फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं न्यू पाइथन प्रोजेक्ट, न्यू पाइथन प्रोजेक्ट, क्या रख सकते हैं ऐसा, न्यू पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से हमने बना लिया। अब इस न्यू पाइथन प्रोजेक्ट को हमें ओपन करना है VS कोड में। कहाँ ओपन करना है, VS कोड में। अब ऐसा करने का दो तरीका, पहला तरीका कि इसको ड्रैग कर दें और ड्रॉप कर दें कहाँ पे, VS कोड के ऊपर, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कि इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, हम ओपन कर लेंगे। उसके बाद एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे। हम कहाँ क्लिक करेंगे, एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, CMD। और उसके बाद जैसे ही हम CMD लिखेंगे यहाँ जा करके, अब ये कुछ और चीजें ओपन हो रही है, मतलब गड़बड़ है कुछ, है ना। यहाँ चलते हैं हम लोग और यहाँ आकर के क्या लिख रहा हूँ मैं, CMD। तो ये कुछ और ओपन कर दे रहा है अभी, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग किया और कहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, ला करके VS कोड पे। अब ये जो फोल्डर हमने बनाया वो कहाँ ओपन हो गया, VS कोड के अंदर न्यू पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से। एक वेलकम का पेज आएगा, इसको क्या कर देना है, मुझे बंद कर देना है। इसको भी यहाँ से क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब यहाँ आकर के मुझे जितना प्रोग्राम फाइल बनाना होगा मैं यहाँ से बना सकता हूँ। मान लो मुझे एक नया फाइल बनाना है, तो देखो यहाँ नया फाइल बनाने के लिए ऑप्शन है, नया फोल्डर बनाने के लिए ऑप्शन है, रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शन है। तो फिलहाल हम नया फाइल बनाना चाह रहे हैं। और इस नए फाइल की बात अगर करूँ तो मैंने यहाँ नोट्स के नाम से बना दिया .txt। क्या बनाया है, notes.txt। अब देखो पाइथन में अगर हम पाइथन प्रोग्राम की बात करें तो याद होगा आप लोगों को एलिमेंट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम, अभी यही चल रहा है ना अपना, एलिमेंट ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। इसमें हम पहले एलिमेंट के तौर पे किसको यूज करते हैं, एज अ फर्स्ट एलिमेंट हम लोग मॉड्यूल को यूज करते हैं। किसे यूज किए हैं, मॉड्यूल को, हाँ कि ना, हमने मॉड्यूल को यूज किया। मॉड्यूल क्यों हम लोग यूज करते हैं, ताकि उस मॉड्यूल में बने हुए फंक्शंस को हम यूज कर सके, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, मॉड्यूल should be imported so that function of that module can be used in the program। अगर हम चाहते हैं कि उस मॉड्यूल के फंक्शन को यूज किया जा सके तो इसके लिए उस मॉड्यूल को क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं। मॉड्यूल के बाद सेकंड हमने क्या देखा था, फंक्शन। क्या देखा था, फंक्शन। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन शुड बी कॉल टू परफॉर्म अ सेट ऑफ ऑपरेशन। अगर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद फिर किसका, वेरिएबल का। अब अगर हम वेरिएबल की बात करें तो क्या कहेंगे, स्टोर करता है ये डेटा को, क्या बोलेंगे, टू स्टोर डेटा इन साइड द
प्रोग्राम फॉर द कुछ समय के लिए अगर हमें प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करना है तो किसका इस्तेमाल करते थे? वेरिएबल्स का। वेरिएबल के बाद अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट के तौर पे हमने क्या यूज किया था? डेटा टाइप का। अब डेटा टाइप का क्या यूज देखा था हमने? तो ये वेरिएबल को डिक्लेयर करता है, टू डिक्लेयर एंड स्पेसिफाई साइज एंड टाइप ऑफ द, जो वेरिएबल को डिक्लेयर करता हो और वेरिएबल के साइज और टाइप को स्पेसिफाई करता हो उसे क्या कहेंगे? डेटा टाइप। उसके बाद हमने क्या यूज किया था? कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट किस लिए? कोई डिसीजन लेने के लिए, है ना? टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन। अगर किसी कंडीशन के बेस पे हमें कोई डिसीजन लेना हो तो किसका इस्तेमाल किए हम लोग? कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद हमने किसका इस्तेमाल किया था? लूप का। किसका इस्तेमाल किया था? अभी किया नहीं, करने वाले हैं, या किए थे शायद हम। लूप किसके लिए यूज करते हैं? टू रिपीट एन स्टेप और ग्रुप ऑफ स्टेप्स। यही ना कह सकते? अगर किसी स्टेप या ग्रुप ऑफ स्टेप्स को हमें क्या करना हो? रिपीट करना हो, टू रिपीट एन स्टेप और ग्रुप ऑफ स्टेप्स एट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। और तो हमें अगर किसी स्टेप्स को या ग्रुप ऑफ स्टेप्स को स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कुछ खास टाइम्स तक रिपीट करना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लूप का। तो लूप एक्चुअली क्या है? रिपीटेशन मैकेनिज्म है। क्या है? रिपीटेशन मैकेनिज्म है जो कि एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है। ये डिसाइड करता है कि किसी स्टेटमेंट को कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, इसलिए इसे एग्जीक्यूशन कंट्रोल मैकेनिज्म भी कहा जाता है। नहीं, चलो अगर ये भी हम लोग सीख चुके होंगे तो लूप के बाद बारी किसकी आएगी? जब लूप सीख चुके होंगे तो हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या सीखेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट। ये कंट्रोल स्टेटमेंट का काम क्या होता है जी? तो कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली लूप को इमीडिएटली क्लोज करेगा, या लूप के बॉडी में जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उसको स्किप कर सकता है, प्रोग्राम को सडनली क्लोज कर सकता है। ये सारा का मतलब जो लूप को कंट्रोल करता हो उसी को क्या कहेंगे? कंट्रोल स्टेटमेंट। तो क्या कह सकता हूँ? कंट्रोल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कंट्रोल द लूप एज वेल एज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये लूप को भी कंट्रोल करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है। मतलब हम कंट्रोल स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके प्रोग्राम को सडनली क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, या लूप को सडनली ब्रेक कर सकते हैं, या लूप के ब्लॉक में जो कंटेंट होगा उसको हम बाईपास कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा। ये सारा चीज़ किसके थ्रू होता है? कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। अब जैसे पढ़ेंगे हम लोग ब्रेक, एग्जिट, कंटिन्यू, पास, इन चार को बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट। किसे बोला जाता है? ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एग्जिट। इन चार को क्या कहते हैं? तो किसका मेमोरी कितना शार्प है, याद हुआ? एग्जिट। तो ये चार क्या है? कंट्रोल स्टेटमेंट। क्या चार है? ब्रेक, कंटिन्यू, पास और एग्जिट। कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। हो गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
फाइल हैंडलिंग, क्या देखते हैं? फाइल हैंडलिंग। अब ये क्या होता है? अच्छा, फाइल क्या होता है जानते हैं आप लोग कि नहीं? क्या होता है? फाइल बोला जाता है ढेर सारे मेमोरी ब्लॉक के कलेक्शन को, जिसको चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? चंक ऑफ मेमोरी ब्लॉक। चंक मतलब ढेर सारा, है ना? हीप। तो अगर हम कोई भी डेटा चाहते हैं परमानेंटली स्टोर करना, तो कहाँ स्टोर करेंगे? फाइल के अंदर। किसी भी डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम जिस मेमोरी लोकेशन को यूज़ करते हैं उसी को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। ऐसे भी शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था एक पॉइंट, कितने लोगों को याद है? शुरुआत में भी बताए थे कि जब हम कोई डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो मेरे पास कितने ऑप्शन है? जब हमें क्या करना है? डेटा स्टोर करना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है डेटा को स्टोर करने का। क्या क्या? एक है टेम्पररी और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? मतलब जब हम डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या दो ऑप्शन था? एक है टेम्पररी और दूसरा क्या है? कितना समझ में आ रहा है सबको? जब हम डेटा स्टोर करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, टेम्पररी और। अब बात करते हैं हम लोग कि टेम्पररी जहाँ डेटा स्टोर करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? टेम्पररी जहाँ डेटा स्टोर करते हैं उस मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम। टेम्पररी जहाँ डेटा स्टोर होता है उसे क्या कहते हैं? रैम बोलते हैं। टेम्पररी जहाँ डेटा स्टोर होता है वो क्या कहलाता है? रैम कहलाता है। और रैम में डेटा जहाँ स्टोर होता है वो वेरिएबल कहलाता है। रैम के अंदर डायरेक्ट डेटा नहीं रख सकते। रैम में डेटा जहाँ रहता है उस लोकेशन को क्या कहते हैं? वेरिएबल। याद रहेगा ये पॉइंट। अब वेरिएबल का लाइफ कब तक होता है बच्चा? जब तक प्रोग्राम रन कर रहा है। जैसे ही प्रोग्राम हमारा एंड, तो वेरिएबल वहाँ से डिलीट। और जब वेरिएबल ही डिलीट हो गया तो उसमें जो डेटा रखा गया वो उसका क्या होगा? वो भी डिलीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें परमानेंट का, तो परमानेंटली जब डेटा स्टोर करने की बात होती है तो परमानेंटली जहाँ डेटा स्टोर होता है उस स्टोरेज मेमोरी को क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं उसको? हार्ड डिस्क। अरे SSD उसका टाइप ही ना हुआ जी। SSD क्या हुआ? उसका टाइप हुआ। तो हम ये थोड़े लिखे हैं कि SSD SSD और SCSI, नहीं ना लिखे हैं। हम क्या लिखे हैं? हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क का में डेटा जब स्टोर करते हैं तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है। हार्ड डिस्क में जब डेटा स्टोर करते हैं तो कितने ऑप्शन है? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, ये बात पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है तो इसको हम कहाँ रखते हैं? फाइल में। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करना हो परमानेंटली तो हम कहाँ स्टोर करेंगे? फाइल के रूप में। अगर वही हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में तो वो कहाँ स्टोर करते हैं? डेटाबेस में। तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। क्या क्या? फाइल और डेटाबेस। तो ये पॉइंट याद हुआ। अब आप लोग इसको रैम में स्टोर करोगे कि हार्ड डिस्क में? अपना रैम में स्टोर करोगे तो क्लासरूम से बाहर निकलोगे, खत्म। यही ना होगा। और हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेंगे तो
अगर मुझे कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा रखना है तो कहाँ रखेंगे? अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को रखना है तो कहाँ रखेंगे? यहाँ जो डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड वे में होता है, और यहाँ जो डेटा होता है क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। तो दोनों में बेहतर क्या होगा? डेटाबेस। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? तो एक प्रोग्राम के थ्रू ऐसा समझ ले कि ये मेरा क्या है? प्रोग्राम है। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ये क्या है? अपना प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के थ्रू मुझे कुछ डेटा स्टोर करवाना है। प्रोग्राम में यूज़र कुछ डेटा डाल रहा है, अब प्रोग्राम से डेटा मेरे को कहाँ लेके जाना है? हार्ड डिस्क में। कहाँ लेके जाना है? ये मान लो कि क्या मेरा है? हार्ड डिस्क है। ये क्या है? हार्ड डिस्क है। समझ में आ रहा है बात? तो ये है मेरा क्या है? हार्ड डिस्क, और ये मेरा क्या है? प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम के थ्रू डेटा को मेरे को कहाँ राइट करना है? हार्ड डिस्क में। तो डेटा को हार्ड डिस्क में लिखने के लिए मेरे को क्या चाहिए? या तो फाइल या तो डेटाबेस। तो मान लीजिए कि मैं क्या चाह रहा हूँ, इस प्रोग्राम के थ्रू हार्ड डिस्क में एक फाइल बनाऊँ। ध्यान से सुनना। इस प्रोग्राम के थ्रू मैं क्या चाह रहा हूँ? इस प्रोग्राम के थ्रू हार्ड डिस्क के अंदर क्या बनाऊँ? एक फाइल बनाऊँ। क्या बनाऊँ? एक फाइल बनाऊँ, और इस फाइल में हम डेटा को क्या करें? पहले हम क्या बनाएं? फाइल बनाएं। और फाइल बनाने के बाद इस फाइल के अंदर क्या करें? हम डेटा को, ये लाइन बना रहे हैं, इसको डेटा समझिए। हाँ, इस फाइल के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं? डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो फाइल के ऊपर डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो इसको बोलते हैं राइट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? राइट ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? राइट ऑपरेशन। तो हम फाइल के ऊपर क्या करेंगे? डेटा को राइट करेंगे। क्या करेंगे? राइट कर सकते। फिर क्या हो सकता कि फाइल में हमारा कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उसको हमें प्रोग्राम में क्या करना है? लाना है। प्रोग्राम में क्या करना है? इसको लाना है। तो प्रोग्राम में लाने के लिए हमें फाइल को क्या करना होगा? ओपन करना पड़ेगा। क्या करना होगा? ओपन करना होगा। और ओपन करने के बाद क्या करेंगे हम? रीड ऑपरेशन। क्या करेंगे? रीड ऑपरेशन। तो प्रोग्राम के जरिए फाइल में जो डेटा पड़ा हुआ है उसको प्रोग्राम में लाने का जो प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे? रीड ऑपरेशन। और प्रोग्राम के जरिए फाइल के ऊपर डेटा को राइट करने का जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा? राइट ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है? और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे बच्चा? ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, एक फाइल बनाओ, फाइल बना करके उसके ऊपर रीड ऑपरेशन करो, राइट ऑपरेशन करो, ये सारा जो काम मैंने किया, इसे क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं फाइल हैंडलिंग। क्या बोला जाता है? अब समझ में आया? मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये सिर्फ पाइथन की बात नहीं है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख करके फाइल बनाना, उसी प्रोग्राम के जरिए जो यूजर डेटा इंटर कर रहा है उस डेटा को फाइल पे स्टोर करवाना, या जो डेटा पहले से स्टोर है वहां से डेटा को रीड करके प्रोग्राम में दिखलाना, ये सारा जो प्रोसेस होता है इसी को क्या कहते हैं? फाइल हैंडलिंग। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? फाइल हैंडलिंग। याद रहेगा? तो प्रोग्राम के जरिए फाइल बनाना। फाइल कहाँ बनता है? मैंने बिल्कुल बेसिक्स लेके चला, बोर्ड पे नहीं बता रहा हूँ। हर एक चीज को यहाँ मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में कुछ घुसे। अगर दिमाग का दरवाजा बंद है तो भी तोड़ ताड़ के, है ना? तो एक प्रोग्राम के जरिए अगर हम हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करवाना चाह रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड वे में, तो प्रोग्राम का डेटा कहाँ स्टोर होगा? फाइल के रूप में। अब प्रोग्राम के जरिए फाइल बनाना, उसमें फाइल के ऊपर डेटा को स्टोर करवाना, ये क्या कहलाता है? राइट ऑपरेशन कहलाता है। फाइल से डेटा को रीड करना और प्रोग्राम में उसको दिखलाना, ये क्या कहलाएगा? रीड ऑपरेशन कहलाएगा। पहले से कोई फाइल बनी हुई है और उसी फाइल में कुछ नया मैसेज ऐड करना, ये अपेंड ऑपरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपेंड ऑपरेशन।
मतलब फाइल पहले से बना हुआ है, उसी में कुछ नया कंटेंट ऐड कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो? तो कितना ऑपरेशन हो गया? रीड, राइट और अपेंड। बढ़े आगे। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब समझ में आया? किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम के जरिए फाइल को बनाना, फाइल को मिटाना, फाइल पे मैसेज को राइट करना, फाइल से मैसेज को रीड करना, फाइल में कोई नया कंटेंट ऐड करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? फाइल हैंडलिंग कहलाता है। बढ़े आगे। फाइल हैंडलिंग के बाद, फाइल हैंडलिंग क्या है? प्रोसेस टू क्रिएट अ फाइल, राइट डेटा ओवर द फाइल, append data over the file, read data from the file। ये सारा प्रोसेस क्या कहलाएगा? फाइल हैंडलिंग कहलाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसका? एक्सेप्शन हैंडलिंग का। किसका? एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये क्या होता है? हमने बड़ा लंबा जिक्र किया था इसके बारे में, याद है किसी को? एक्सेप्शन क्या होता है पूरे डिटेल में बात किए थे हम लोग कभी? यस सर। एक्सेप्शन क्या होता है? जैसे कोई काम रेगुलर हो रहा है और अचानक से कोई एक दिन मिस्टेक हो रहा है। हाँ, तो क्या है वो? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है? सीधा सीधा हमने बात किया था, याद है किसी को? बिना घुमाए बोलो। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? आप लोग का ध्यान नहीं रहता है, हंसी मजाक में ज़्यादा ध्यान रहता है। और एक बात समझ लो, हंसी मजाक करोगे तो ज़िंदगी का मजाक बन के रह जाएगा। और एक मेरा गोल्डन वर्ड याद रखना, दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी है जिसको रिवर्ट नहीं किया जाता है, वो है टाइम। कोई फकीर भी उसको रिवर्ट नहीं कर सकता, और अंबानी जैसे लोग भी उसको रिवर्ट नहीं कर सकते। कर सकते मतलब एट एनी कॉस्ट। अगर मैं चाहूँ कि हम 20-22 साल वाला छोकरा हो जाएंगे? है पॉसिबल किसी भी कीमत पे? नहीं पॉसिबल। अरे बहुत मेंटेन करेंगे कि हाँ उससे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, पावर होगा, लेकिन वो जो फिगर है एज वाला, वो तो कम नहीं हो सकता। या जो हम अपना 10 साल पहले का जो हम चाहते हैं कि वो टाइम मेरा रिवर्ट हो जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। एक सेकंड भी पीछे नहीं कर सकते हो, तो सोचो कि आप हंसी मजाक में काहे अपना टाइम गवा देते हैं। जिस चीज़ के लिए आए हो उस चीज़ को डेडिकेटली करो, मेरा ये कहना है। अगर हम खेलने गए हो तब पढ़ने के बाद नहीं सोचेंगे, अगर खा रहे हैं वहाँ हम ये नहीं सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है, खाने पे पूरा फोकस करो। मतलब जो काम कर रहे हो एट द सेम टाइम सिर्फ उस पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो हमारा पूरा फोकस अभी पाइथन पे होना चाहिए। अगर हम पाइथन के क्लास में बैठे हैं तो वहाँ हमारा नेटवर्क या अदर चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो हम अपने साथ मजाक कर रहे हैं। क्या? दो ही चीज़ पे तो ध्यान देना है, एक पैसा बनाने पे और एक शरीर बनाने पे। दो चीज़ पे ध्यान दो ना, बाकी सब तो ऐसे ही मोह माया पीछे पीछे चला गया। नहीं आ जाएगा? सोच के देखो, कोई कितना भी बुरा इंसान है, बहुत पैसा है, ना चाहते हुए भी दुनिया उसको सैल्यूट करती है। कोई बहुत देह हाथ से मजबूत है और थोड़ा डांटू देगा, मरने में गुरगुराओगे, सामने नहीं बोलोगे, 2-4 हाथ लगा देगा। तो देह हाथ से बलिष्ठ बनो, पैसा से बलिष्ठ बनो। बाकी सब चीज़ तो क्या है? सब्सिडरी है, जो उसके साथ अपने आप खींचे चले आएंगे। नहीं तो दो चीज़ पे जो भी काम कर सकते हो। अब शरीर बनाना है तो उसमें भी डिसिप्लिन की ज़रूरत है, पैसा बनाना है वहाँ भी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन का लैकिंग है, और डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ नहीं है।
कुछ होता है वर्स्ट सिचुएशन, उसमें क्यों बोला जाता है कि इंडियन आर्मी को कॉल करो? क्योंकि बोलता है कि ये सब बाकी जो है पुलिसमैन तो खा के लेदार निकाल ले हैं, उसे क्या होगा? होगा कुछ नहीं है। आज के डेट में यहाँ की चीज़ें क्यों ज़्यादा गड़बड़ होती है? अब बाहर का देखो, उन लोगों में देशभक्ति कितना ज़्यादा है, और यहाँ हर लेवल पे करप्शन इतना ज़्यादा है कि कुछ कहना नहीं। मतलब चेक कुछ और कर रहे हैं और गड़बड़ कुछ और है, नहीं। और यहाँ हम लोग वैसे ही लोगों को आदर्श भी मानते हैं, खाली ओकरा पास पैसा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, उसके बाद का कोई वैल्यू है या नहीं वो मैटर नहीं करता है। तो बस इसका एक ही ना एसेंस निकला कि पैसा बनाओ, ताकत बनाओ। अब पता चला कि जब हम गए हैं जिम एक्सरसाइज करने, वहाँ फोन पे बतिया रहे, बहुत सारा जो दिखता है लौंडा लपाड़ी लोग का, वहाँ लगल है चैटिंग, और तो ससुर आइबे का ले चल जाओ। मतलब वो कोई भी काम ढंग से, अब मान लो कि पढ़ने आया है और उस समय कुछ और बातें कर रहा है, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा बताओ? अब मंदिर में गए पूजा कर रहे हैं और वहाँ भी कैमरा पे नजर है हमारा, मतलब भाई वहाँ भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। सीरियस नहीं, सिंसियर नहीं है। देखो एक्सेप्शन की बात करें हम, तो एक्सेप्शन क्या होता है मैंने बताया था। एक्सेप्शन बोला जाता है रन टाइम एरर को। क्या बोला जाता है? रन टाइम एरर को क्या बोलेंगे? एक्सेप्शन। कितना छोटा डेफिनेशन, रन टाइम एरर इज कॉल्ड एक्सेप्शन। अब रन टाइम एरर क्या होता है? तो जब हम किसी प्रोग्राम को रन करते हैं, हमसे वो कुछ इनपुट मांगता है, हमने अगर कुछ गलत इनपुट दे दिया जिसके कारण जो एरर आया प्रोग्राम में, उसे क्या कहेंगे? रन टाइम एरर या एक्सेप्शन कहा जाता है उसको। एक्सेप्शन होता क्या, ये तो हमने समझ लिया। एक्सेप्शन आता क्यों है? एक्सेप्शन आता क्यों है, क्या जवाब देंगे इसका? तो एक्सेप्शन आने का दो वजह है। एक्सेप्शन आने का कितना वजह है? दो वजह है। क्या क्या दो वजह है? एक तो इनवैलिड इनपुट दिए हैं, और दूसरा वो रिसोर्स लैक कर रहा है, जो रिसोर्स हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला क्या है? हाँ, इनवैलिड इनपुट बाय द यूजर। पहला रीजन क्या है? बाय द यूजर। और दूसरा रीजन क्या बताया था हमने? दूसरा रीजन हमने बताया था, हाँ, ट्राई टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज दैट आर नॉट, जो रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, अगर हम उसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? तो भी एरर आएगा। तो एरर आने का दो वजह है, एक्सेप्शन आने का दो वजह है। क्या क्या? रॉन्ग इनपुट और ट्राई टू एक्सेस दोज रिसोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल। अब रही बात की एक्सेप्शन को हैंडल करना जरूरी होता है, तो क्या बोलेंगे? शुड इम्पॉर्टेंट। शुड इम्पॉर्टेंट तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? यस, इम्पॉर्टेंट है या नहीं है? तो बोलेंगे हाँ है। क्यों? as soon as exception will occur, क्यों ज़रूरी है एक्सेप्शन को हैंडल करना? क्या लिखे?
एक्सेप्शन को हैंडल करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जैसे ही एक्सेप्शन अकर्ड होगा प्रोग्राम अचानक से बंद हो जाएगा। लेकिन प्रोग्राम बंद होने से पहले हम रिसोर्सेज को क्या चाहेंगे, रिलीज़ करवा देना, और साथ में क्या चाहेंगे कि अदर जो फीचर है उसको हम यूज़ कर सकें। प्रोग्राम के जिस फीचर में एरर आया है वो वाला काम ना हो, बाकी काम क्या होना चाहिए, चलता रहना चाहिए। नहीं, अब जैसे मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था आप लोग को, कोई एटीएम सेंटर पे गया, अपना कार्ड स्वाइप किया, विड्रॉल अमाउंट डालता है 50,000, तो उसके अकाउंट में 40,000 ही बैलेंस है, तो अमाउंट तो विड्रॉ नहीं होगा, लेकिन उसका कार्ड तो रिलीज होना चाहिए। दूसरी बात ये कि ठीक है वो अपना अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता है, लेकिन बैलेंस इंक्वायरी तो कर सकता है, पिन तो चेंज कर सकता है। ये एटीएम का जो अदर फीचर्स है वो तो कम से कम अवेल कर पाए। तो ये तभी मुमकिन होगा जब हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, क्योंकि जैसे एक्सेप्शन आएगा सडनली प्रोग्राम ही बंद हो जाएगा। तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा तो ना तो रिसोर्स रिलीज हो पाएगा और ना अदर रिसोर्स को हम यूज कर पाएंगे। अब मुझे दोनों चीज चाहिए, रिसोर्सेज भी रिलीज कराना चाहिए और अदर फीचर्स को भी यूज कर सके। अब ये दोनों चीज मुमकिन होगा किसके थ्रू, एक्सेप्शन को हैंडल करके। तो क्यों हैंडल करेंगे, जवाब हो गया। एक्सेप्शन होता क्या है, रन टाइम एरर। एक्सेप्शन आता क्यों है वो लिखेंगे। हाँ, अब रही बात कि एक्सेप्शन को हैंडल करना क्यों जरूरी है, तो बोलेंगे दो वजह एक्सेप्शन को हैंडल करने का। क्या क्या, पहला रिसोर्स को रिलीज करवाना, और दूसरा जिन फीचर्स में एक्सेप्शन नहीं आया है उन फीचर्स को यूज करना, है ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में भी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कुछ कोड के ऊपर। अभी तक कुछ कोड लिखा गया है, नहीं लिखा गया। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ और अपना एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम का नाम क्या रखा जाए, बोलो। invoice.py। क्या हमने किया, invoice.py। जो भी पाइथन का फाइल बनाएंगे उसका एक्सटेंशन क्या रखेंगे, py। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करना, देखो इस पे जाना, इस पे क्लिक करना, यहाँ से टर्मिनल पे चले जाना। अब टर्मिनल पे क्यों आया हूँ मैं टर्मिनल पे इसलिए आना होता है, मान लो मुझे ये नहीं पता कि मेरे सिस्टम पे पाइथन इंस्टॉल है या नहीं, तो हम टर्मिनल से जाके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, पाइथन -- वर्जन। अब जैसे ही लिखेंगे तो ये दिखा दिया कि हाँ पाइथन इंस्टॉल है। अब मेरे को देखना है कि प्ले साउंड नाम का कोई मॉड्यूल इंस्टॉल है या नहीं है। कौन सा मॉड्यूल, प्ले साउंड नाम का कोई मॉड्यूल पहले से इंस्टॉल है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से बोलना तो क्या लिखेंगे, पिप फ्रेज, है ना, पिप फ्रेज। अब ये चेक करके बताएगा हमें कि कौन कौन सा मॉड्यूल पहले से इसमें इंस्टॉल है। देखो तो यहाँ प्ले साउंड करके कोई मॉड्यूल दिख रहा है आप लोग को, इसमें कोई प्ले साउंड करके मॉड्यूल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अब मुझे प्ले साउंड का एक मॉड्यूल इसमें क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो प्ले साउंड का मॉड्यूल अगर मुझे इंस्टॉल करना है तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोई तरीका, क्या लिखना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल प्ले। मॉड्यूल क्या होता है हम लोग समझे ही हैं, कलेक्शन ऑफ फंक्शन एंड क्लासेस। तो अभी क्या कर रहा है ये प्ले साउंड। अब आपको लगेगा कि प्ले साउंड क्या करेगा, तो प्ले साउंड का काम होता है किसी साउंड को प्ले करना, किसी साउंड को प्ले करना। अब जैसे इनवॉइस के लिए अगर हम बना रहे हैं तो जैसे ही कोई पेमेंट करेगा तो मैं चाह रहा हूँ कि एक साउंड प्ले होना चाहिए वहाँ पे, पेटीएम करो या लास्ट में जो साउंड आता है उस तरीके का कोई हम, या थैंक्स विजिट अगेन अगर इस तरह का कुछ साउंड हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इंस्टॉल करना है
पहले पूरा देखो तो। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, python.exe -m और उसके बाद क्या लिखेंगे, pip install, क्योंकि मुझे अपग्रेड करने के लिए प्रॉम्प्ट किया है। एग्जीक्यूटेबल फाइल को ये वर्जन दिखा दिया, वर्जन यहाँ पे दिखा दिया, वर्जन शो हो गया है, बट पिप तो पिप 3 लिखो ना, पिप नहीं काम करेगा। पिप 3 और सब बाकी सब अब दोबारा क्या लिखते हैं हम, पिप इंस्टॉल, क्या लिखना पड़ेगा, प्ले PY ऑडियो में भी इंस्टॉल करने पे यही रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है तो आने देते हैं। उसको अलग से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कमांड लाइन से नहीं डाउनलोड कर रहा है ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, तो इसको हम ग्राफिकल मोड में भी जाके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले साउंड मॉड्यूल, अब जैसे ही प्ले साउंड मॉड्यूल हमने लिखा तो देखो पहला ही ऑप्शन आ गया, बाई PI प्ले साउंड। अब इस पे हम लोग जा सकते हैं। अब देख रहे हो यहाँ कैसे करना है, पिप इंस्टॉल प्ले साउंड, ऐसे करके किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यहाँ से ये फाइल है, इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते इंस्टॉल पैकेज करके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से भी जा सकते हो। यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो गया डाउनलोड। अगर वहाँ से नहीं करने देगा तो ऐसे कर लेंगे हम लोग। प्ले साउंड 3 के नाम से भी जा सकते हो। तो प्ले साउंड जो है अगर नहीं काम कर रहा है तो प्ले साउंड क्या कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं हम लोग, प्ले साउंड 3। अगर ये भी नहीं करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफिकल मोड में कर लेंगे। प्ले साउंड 3 हो गया अपने में। अब इसको क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम साउंड, जैसे मान लो म्यूजिक प्लेयर का हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, प्ले साउंड। चलो हो गया प्ले साउंड मेरे में इंस्टॉल। अगर मुझे अब दोबारा चेक करना हो तो क्या लिखेंगे, पिप फ्रेज, क्या लिखेंगे, पिप फ्रेज। अब जैसे ही पिप फ्रेज लिख के आते हैं हम लोग तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, प्ले साउंड 3 दिख रहा है, प्ले साउंड 3। अब क्या करना है इसके बाद, मान लो कि मुझे कोई साउंड प्ले करना है, क्या करना है, साउंड प्ले करना है। तो हमारे पास साउंड का कोई फाइल होना चाहिए एटलीस्ट, नहीं तो यहाँ आ जाता हूँ मैं और आकर के हम एक साउंड के लिए फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डाउनलोड MP
3 कर लें, MP3 फाइल्स फॉर पाइथन प्ले साउंड मॉड्यूल। हम कोई एक फाइल डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। हमें क्या चाहिए, अगर ये नहीं समझ पा रहा इतनी कहानी, बस लिखते हैं हम MP3 फाइल्स, यहाँ पे आ जाते हैं। सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ऐसे पेटीएम करो वाला भी कर देते हैं हम। हाँ? क्या होता है PATYAM? पेटीएम करो साउंड इन MP। ये मेरे पास होगा भी डाउनलोडर से। ये अलग कहानी है। बेटियां करो, बेटियां करो। ये ठीक है सर। जाता हूँ हाँ? वॉइस चेंज। अब आ जाते हैं ये जो कंटेंट है, ये जो फाइल है पेटीएम करो, इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके कहाँ रख लेना होगा, कहाँ डालना होगा, इसको यहाँ पे डालना होगा। तो अपना फोल्डर किस नाम से था वो? न्यू आ गया यहाँ पे। अब वापस कहाँ चले आते हैं हम लोग? अब देखो, अगर मान लो इसको मुझे क्या करना है, पेमेंट के लिए बनाए रहे थे ना, तो एक इनवॉइस के लिए मान लो छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ मैं, जिसमें क्या चाहता हूँ ना कि सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम पूछे मेरे से। तो प्रोडक्ट का नाम के लिए नेम ऑफ पी ले लेते हैं। नेम ऑफ पी में क्या लेना पड़ेगा, इनपुट कर दो इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का नाम जब ले लिया तो क्या पूछना चाहिए, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की OP। अब ये ऑब्वियसली किस में लेंगे, इंटीजर में लेंगे। इनपुट क्या लिखना पड़ेगा, इंटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का क्या पूछ लेगा अपने से,
क्वांटिटी पूछ लेगा। उसके बाद क्या पूछना है? रेट ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ प्रोडक्ट। और रेट ऑफ प्रोडक्ट में क्या डाल देंगे हम लोग? इनपुट एंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। अब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट भी डाल दिया हमने। अब मुझे क्या निकालना है? अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट के लिए क्या लिखेंगे? अमाउंट के लिए लिखेंगे QOP इंटू क्या होगा? इंटू क्या होगा? ROP। अब मुझे क्या निकालना है? GST। क्या निकालना है? GST। तो क्या हो जाएगा? अमाउंट इंटू 18/100। और अब मुझे निकालना क्या है? टोटल। टोटल के लिए क्या हो जाएगा? अमाउंट प्लस GST। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके बाद उसको एक मैसेज आना चाहिए कि आपका टोटल बिल इतना हुआ। उसके बाद वो पेटीएम करो का साउंड आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पे प्रिंट में क्या लगाते हैं? योर टोटल बिल इज, और टोटल बिल क्या है इसका? टोटल, है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? देखो, एक मॉड्यूल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा? फ्रॉम प्ले साउंड 3 इंपोर्ट क्या कर दो? क्या इंपोर्ट करो? सब कुछ, है ना। ऐसे कर सकते। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्ले साउंड। अब प्ले साउंड में जा कर के मुझे करना क्या है? यहाँ पे साउंड का नाम डाल देना है। क्या डालना पड़ेगा? पेटीएम अंडरस्कोर करो .mp3, बस ये लगा देना। अगर ये जिस लोकेशन में फाइल है, अगर उसी लोकेशन में ये भी फाइल है, ऑडियो फाइल भी है, जिस लोकेशन पे प्रोग्राम लिख रहे हो अगर उसी लोकेशन पे है तो पाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो क्या करना पड़ता है? पाथ डालना पड़ता है। रन करके देखा जाए तो अगर वो जो योर टोटल बिल मतलब जो लिखा आ रहा है उसको भी हम चाहे वॉइस में चेंज करने के लिए तो रिकॉर्ड करो उसको, टाइप करके उसको रिकॉर्ड कर लो। सबसे आसान, रिकॉर्ड करके MP3 में रिकॉर्ड कर लो। और उसके बाद वो तो टेक्स्ट टू स्पीच होगा ना, फिर उसके लिए फिर अलग मॉड्यूल, स्पीच रिकॉग्निशन। हाँ वो अलग मॉड्यूल। अभी एक दिन में बता देंगे तो सब ऊपर ऊपर निकल जाएगा। बताएंगे वो भी, उसको टेक्स्ट टू स्पीच कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोई रीडिंग नोटपैड का प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें कोई नोटपैड जैसे ही ओपन करे तो उसको पढ़ करके हमको सुनाए। ऑडियो बुक जैसे पढ़े हो ना, देखे हो कि नहीं? ऑडियो बुक के बारे में सुने हो? तो उस तरीके का होता है। उसके लिए दूसरा मॉड्यूल है टेक्स्ट टू स्पीच का। अभी क्या है, ये कर लेते हैं। अब कैसे करेंगे इसको हम बताओ। रन करके देखा जाए। रन करने के लिए क्या करना होगा? लिखना होगा पाइथन, और फाइल का नाम क्या है? invoice.py। invoice.py। अब जैसे एंटर करेंगे हम तो मेरे से पहले प्रोडक्ट का नाम मांगा। मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल दिया लैपटॉप। कितना लेते हैं? 2 पीस लेते हैं। क्या रेट होगा? 50,000 के हिसाब से होगा, पेटीएम करो। है ना। पूरा रामायण खत्म। क्या बोले? अमाउंट के लिए 2 में से कोई एक काम करना पड़ेगा। अमाउंट के लिए यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अमाउंट करने के लिए बोलने के लिए बोले थे इसको क्या बोलने के लिए बोले? कुछ समझ में आया? बढ़े आगे। इतना बना लो पहले तो आगे क्यूआर के बारे में सीखना। तो यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा नहीं?
अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो बिल बन रहा है इसका, मैं चाह रहा हूँ ये बिल के किसी फाइल में अगर स्टोर हो जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि ये प्रोग्राम जैसे ही ख़त्म हो रहा है तो उसके बाद तो बिल तो कहीं स्टोर हो नहीं रहा है, कि हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो कितना बढ़िया होगा कि प्रोग्राम एंड होने से पहले इसका डेटा स्टोर हो जाए, जिसके नाम पे बिल है उसके नाम से स्टोर हो जाता तो कितना अच्छा रहता। नहीं, अब ये होगा कैसे? तो आज ही तो पढ़े हम लोग, फाइल हैंडलिंग का नाम पढ़े हैं ना, कि नहीं पढ़े? तो फाइल हैंडलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अलग से समझाएं, किसी प्रोग्राम में डाल के बता दें, इसी में समझ जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये इसका बिल आ जाए, अमाउंट निकल गया, और उसके बाद पूछ लिया जाए कि किसके नाम से बिल बना दिया जाए, है ना? तो नेम ऑफ कस्टमर के लिए मैंने एक इनपुट ले लेना है, इनपुट, और क्या डाला, इंटर नेम ऑफ कस्टमर, इंटर नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम इनपुट ले लेना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो कस्टमर का नाम होगा उसके नाम से ही क्या करो, एक बिल बना दो। यस सर। अब मान लो कस्टमर का नाम अमित है, तो बिल का नाम क्या रहेगा, अमित अंडरस्कोर इनवॉइस या अमित हाइफन इनवॉइस .txt, इस तरीके का एक इनवॉइस बना दो अमित के लिए। मुकेश है तो मुकेश के नाम से बना दो, दिनेश है तो दिनेश के नाम से बना दो, जो नाम है उसके नाम से ही क्या कर दिया जाए, एक इनवॉइस बना दो। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ओपन। क्या नाम है, ओपन। पाइथन के पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ओपन। अब ओपन में इसको दो बातें बतानी पड़ती है, एक फाइल का नाम और दूसरा बताना पड़ता है ओपनिंग मोड। तो फाइल का नाम यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ करने के लिए नेम ऑफ फाइल के लिए मैंने क्या किया कि नेम ऑफ फाइल में डाल क्या दी हो तुम, NOC प्लस क्या डाल देना है, अंडरस्कोर INVOIC invoice.txt। मतलब अब नेम ऑफ फाइल क्या हो जाएगा, जो नेम ऑफ कस्टमर है उसमें क्या जोड़ दो, अंडरस्कोर invoice.txt। समझ में आ गया? अब यहाँ क्या पास कर देंगे हम, यहाँ फाइल का नाम पास करना है तो हम डालेंगे NOF। क्या डाल देंगे, NOF। और फाइल ओपनिंग मोड डालना है, फाइल ओपनिंग मोड हमने क्या डाला, W का मतलब होता है कि फाइल पे हमें मैसेज को क्या करना है, राइट करना है। मैंने इसका नाम भी क्या रख दिया, फाइल। चलेगा? अब इसमें हमें क्या डालना है, टोटल बिल डाल देना है कि सारी चीज़ें डाल देनी है, सारी चीज़ें डाल देनी है। क्या डालना है भाई, तो फाइल पे कुछ लिखना हो तो एक फंक्शन होता है फाइल डॉट राइट। अगर स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना होता था तो एक फंक्शन था ना इसके पास, किस नाम से, प्रिंट के नाम से। किसके नाम से था, प्रिंट के नाम से। वैसे ही अगर हमें फाइल पे कुछ मैसेज लिखना है तो एक फंक्शन है किस नाम से, राइट के नाम से। अब यहाँ क्या राइट करना है मुझे, तो हमें राइट करना है प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट इक्वल टू, और यहाँ प्रोडक्ट का नाम आ जाना चाहिए, यही ना चाहते हैं हम, प्रोडक्ट इक्वल टू, और प्रोडक्ट का क्या आ जाए, नाम आ जाए। तो प्रोडक्ट का नाम किस में रख ले हो, NOP, नेम ऑफ प्रोडक्ट, इसी में ना है। अब इसको एक ही को पैरामीटर चाहिए, क्या को चाहिए, तो इसको डबल ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि राइट को एक ही पैरामीटर चाहिए, वो भी स्ट्रिंग चाहिए, वो भी क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। एक्स्ट्रा कुछ दोगे तो ये बुरा मान जाएगा सीधा फिर, और इसको नाराज नहीं किया जा सकता है। /n क्यों लगा दिए, लाइन चेंज करने के लिए, किस लिए। अब उसी तरीके से फाइल डॉट क्या करेंगे, राइट, और किसको राइट करवा देना है, जैसे प्रोडक्ट किए थे वैसे ही क्या कर देते हैं, क्वांटिटी कर देते हैं, क्वांटिटी इक्वल टू, और क्वांटिटी किस में है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट में है, यही ना है। और इसको भी क्या कर देना पड़ेगा, इसको भी क्या कर दें हम, डबल ब्रैकेट के अंदर रख दें, ये ना।
और फिर प्लस दे करके यहाँ पे क्या कर दिया जाए, स्लैश एन, ये भी हो गया। और क्या राइट करना है इसके बाद, फाइल डॉट राइट, और इसमें क्या करना है, प्राइस प्राइस क्या हो जाएगा इसका, बिना जीएसटी का सिर्फ प्राइस था। तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट क्या था, रेट ऑफ प्रोडक्ट शायद लिए थे ना, रेट ऑफ प्रोडक्ट लिए थे ऐसा कुछ, ये भी हो गया। अब रेट के बाद क्या, जीएसटी, रेट के बाद क्या डाल देते हैं, जीएसटी। जीएसटी कितना आ गया है, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे फिर से क्या करेंगे हम, जीएसटी। जीएसटी कितना है, अगर ये भी देखना चाहे तो बंदा देख सकता है अपना, जीएसटी स्लैश एन क्यों लगा रहे हैं, ताकि हर बार लाइन चेंज किया जाए। फाइल डॉट फिर क्या लिखेंगे, राइट, और जीएसटी के बाद फिर क्या डाल देते हैं, टोटल, और टोटल के लिए क्या डालेंगे हम, प्लस, और क्या डालेंगे फिर, टोटल, क्या डालेंगे, टोटल, और फिर क्या करेंगे यहाँ से, स्लैश इन, ऐसा कुछ है ना। प्लस की जगह पर अगर माइनस हो जाए तो प्लस की जगह माइनस नहीं दे सकते, प्लस ही देना है, दे देंगे तो एरर हो जाएगा, है ना। अब जैसे मान लो कि किसी को पानी पीना है, और पानी के जगह पे वो कुछ और पी ले, चाय को पी ले पानी के जैसा, तो क्या होगा, तो कहने का मतलब कि जहाँ जो लिखना है, ये प्लस का मतलब होता है कॉन्केटिनेशन, तो यहाँ प्लस ही लिखना है। अब ये फाइल पे राइट कर देगा सारी चीजें। अब राइट करने के बाद क्या करेंगे, फाइल को बंद, जब लिखने का काम खत्म हो जाता है कॉपी में, तो कॉपी को क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फाइल डॉट क्लोज, क्या लिखना पड़ेगा, फाइल डॉट क्लोज। अब अभी देखो यहाँ पे कोई फाइल है किसी कस्टमर्स के नाम से ना, अब रन किया जाए, दोबारा रन करते हैं यहाँ से, और नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या डाल देते हैं, मान लो SSD, क्या ले लेते हैं, SSD, क्वांटिटी कितना लेते हैं, मान लो 5 पीस लेते हैं, क्या रेट रखते हैं, मान लो 5000 के हिसाब से लेते हैं, 25,000 का ये प्राइस डाल दिए थे ना। नेम ऑफ कस्टमर, अच्छा, नेम ऑफ कस्टमर, कस्टमर का नाम क्या डाल देते हैं, राहुल, क्या डालते हैं, राहुल। पेटीएम करो। अब पेटीएम करो अभी आ गया, राहुल अंडरस्कोर इनवॉइस डॉट टीएक्सटी फाइल भी बन गया, और यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू क्या आ गया, SSD। आगे एरर आ गया था, काम नहीं हुआ है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट एंड, मतलब यहाँ गड़बड़ क्या हुआ है वो, हाँ, ये जो था क्या था, इंटीजर था, और स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकते हो, इंटीजर को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। ये तो बड़ा समस्या वाली बात है। तो क्या करेंगे, इसमें str लगा देंगे, एक पहले क्या लगा देंगे, अभी किस में कन्वर्ट हो गया, str में कन्वर्ट हो जाएगा, ROP में भी वही एरर आएगा। तो इसको पढ़े ना, टाइप कास्टिंग बोलते हैं, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। तो ये एरर सब में ना आएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सबके पहले क्या लगा लें, str लगा लें। और इतना करने के बाद अब क्या करते हैं हम लोग, SSD, उसके बाद क्वांटिटी कितना डाल देते हैं, 5, प्राइस कितना डालते हैं, 5000, नेम ऑफ कस्टमर क्या डालते हैं, अमित, क्या डालते हैं, पेटीएम करो। बताओ, कोई एरर आया, नहीं, एरर तो नहीं आया।
अब जब एरर नहीं आया तो यहाँ अमित का इनवॉइस बन गया है। क्या बात है, अमित इनवॉइस, प्रोडक्ट कौन सा है, क्वांटिटी कितना है, प्राइस कितना है, जीएसटी कितना है, टोटल कितना है। तो समझ में आया कुछ कहानी? तो कितना इंटरेस्टिंग रहा है ये। हम लोग अभी क्या कॉन्सेप्ट देखे इसमें, फाइल हैंडलिंग का। अब बताओ, ये प्रोग्राम खत्म भी हो गया, कोई फर्क पड़ा? ये इनवॉइस हम प्रिंट करके दे सकते हैं उसको, या जब भी वो आएगा नेक्स्ट टाइम हम इनवॉइस निकाल के दे सकते हैं उसको। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, मतलब जितनी बार ये प्रोग्राम रन होगा उसका क्या बनेगा, एक इनवॉइस जनरेट होगा एक फाइल में। तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका देखा, थोड़ा सा फाइल हैंडलिंग। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें कल करते हैं।